अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स क्लास सेकंड ईयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, गलवानोमीटर। बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप में से हर बंदा बड़ी अच्छी तरह गो थ्रू करे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें, फिर अगली बात पे आते हैं क्या करता है। करता क्या है, डेफिनेशन लिखे। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड द पैसेज या प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। ये बच्चे वो डिवाइस है जो करंट का सर्किट में होना या करंट का सर्किट में फ्लो करना बताती है कि यार ये जो आपके पास सर्किट मौजूद है इसमें आया कि करंट पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा। समझ आ रही बात की? तो गलवानोमीटर क्या चीज है? वो डिवाइस है, आपने देखा होगा ना, गलवानोमीटर लगे होते हैं, वो फौरन लगा के करंट की रिडक्शन चेक कर रही है कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। सादी सी बात। अब इसका प्रिंसिपल लिख लें। इसका प्रिंसिपल क्या है, फिर इसके बाद ये थ्योरेटिकल चीजें लिख लेते हैं। जो थ्योरेटिकल चीज लिखा रहा हूं बस आपने लेक्चर में इतनी ही लिखनी है। थ्योरेटिकल चीजें लिख लेते हैं, देन फिर हम डेरिवेशन पे आ जाएंगे। ठीक है जी। कल हमने कहा कि जब दो बार मैग्नेट्स यूनिफॉर्म बार मैग्नेट्स के दरमियान में जब हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस करेंगे तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा बच्चे? टॉर्क। ठीक है जी, लिख लें। इसकी प्रिंसिपल अपने पास लिखें। when we place a rectangular coil in the uniform magnetic field, it experience लिख लें टॉर्क। तो वहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है? टॉर्क प्रोड्यूस होता है। टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो कॉइल रोटेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है। व्हेन वी प्लेस अ रेक्टेंगुलर कॉइल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस लिख लें, या इट प्रोड्यूसेस अ टॉर्क। तो वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होती है, कॉइल रोटेट होना शुरू हो जाती है। बच्चे बहुत इजी करके समझाऊंगा, सिर्फ डायग्राम समझिएगा, आपको सारी गेम गलवानोमीटर की आज समझ आ जाएगी कि यार ये करंट कैसे मेजर करता कैसे है। ठीक हो गया। अब हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं, और बड़ी इजी सी वर्किंग है बच्चे, इसमें कोई चीज मुश्किल नहीं है। आपने इसको देखना है और साथ साथ चलना है मेरे। वर्किंग वही डायग्राम जो कल हमने अपने टॉर्क और करंट कैरिंग कॉइल के लिए, डायग्राम चेंज नहीं होगी। ये आपके पास बचे दो मैग्नेट्स आ गए, बार मैग्नेट्स। सुनिएगा, ये नॉर्थ और ये आपके पास साउथ। ठीक हो गया। ये आपके पास एक बीच में रेक्टेंगुलर कॉइल है। क्या चीज है बच्चे? रेक्टेंगुलर कॉइल। समझ आ गई बात की? और ये आपके पास एक सोच लें, आपके पास एक यू शेप मैग्नेट है, यू शेप बार मैग्नेट आपके पास। ये पूरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। इसके बीच में ना ये एक, इसको डी नाम देते हैं, और ये एक सिलेंडर है। वो सिलेंडर डाला क्यों गया, सारी बात आपको अभी समझाता हूँ। सारी बात आपको अभी यहाँ पे समझ इंशाल्लाह आ जाएगी। दो बार मैग्नेट्स, एक आपके पास सिलेंडर, ये आपके पास रेक्टेंगुलर कॉइल मौजूद है, और इसके बीच में सिलेंडर है। सुनिएगा, अब मेरी बात कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं, मेरे साथ आएंगे, जरा गौर करेंगे। अब बच्चे हुआ ऐसा, आपके पास जब हमने सर्किट में करंट इंड्यूस किया, मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां से ऐसे जाना शुरू हो गई, और कॉइल आपकी रोटेट होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही है, इस बात को मानते हैं। ये जो आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, ये बनी होती है इंसुलेटिंग मटेरियल की। इंसुलेटिंग मटेरियल की इसलिए बनाए जाते हैं, सुनिएगा, इंसुलेटेड मटेरियल का इसलिए बनाया जाता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हद से ज्यादा ना हो जाए, या यहाँ पे एक कंडक्टर ना हो जिसकी वजह से ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा तेज कर दे। ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये बनाया जाता है एक इंसुलेटिंग मटेरियल का। इसके ऊपर आपने सुना था
आपको पिछले लेक्चर में बताया कि कॉपर की कोटिंग की हुई होती है, ठीक है, कॉपर की कोटिंग है, और ये लेमिनेटेड कॉपर है। क्या है? लेमिनेटेड कॉपर। और थिन कॉपर, इसके ऊपर ना, इसकी तार के ऊपर ऐसी, ये तार फॉर एग्जांपल तार है तो इसके ऊपर ऐसे 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 थिन कोटिंग की जाती है लेमिनेटेड कॉपर की, जिसकी वजह से कि जब ये हीट हो ना तो हीट को क्या करे, ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। ठीक हो गया। और ये जो बीच में सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर लगाने की यहाँ पे क्या फिल्म है, क्या इसकी पीछे टर्मिनोलॉजी है। सिलेंडर बेसिकली आपके पास एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्या है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस करते क्या है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। आपका जो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, जाहिर सी बात है सारी बॉडी तो किसकी है, इंसुलेटर है, इसके अंदर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मौजूद है जो मैग्नेटिक फील्ड की उसको स्ट्रेंथ को या फ्लो को रुकावट नहीं देगा। मैग्नेटिक फील्ड को इजीली फ्लो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, सब्सटेंस क्या होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को इजीली फ्लो करवाते हैं। तो ये सिलेंडर जो बीच में मौजूद है, ये किसका है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। और ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिस्टर्ब नहीं करेगा। बीच में सिलेंडर रखने का मकसद ये था, ये सारी जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये आप थ्योरी की फॉर्म में खुद लिख सकते हैं। ठीक है, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, लग जाएगा एंड यू कैन राइट इजीली। ठीक हो गया। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाना शुरू होगी। इसके नीचे भी एक वायर लगी हुई है और इसके ऊपर भी एक वायर है। मिसाल के तौर पे यहां से करंट आ रहा है और ये यहां पे ना, यहां पे ये स्पाइरल शेप का एक पिस्टन लगा हुआ है। स्प्रिंग देखा आपने? क्या देखा है? स्प्रिंग। आप फॉर एग्जांपल आपके पेन में स्प्रिंग मौजूद है, आप स्प्रिंग निकालें, उसको प्रेस करें ऐसे, एकदम जैसे ही आप छोड़ेंगे वापस वो अपनी जगह पे, उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है? अब मेरी बात सुनिएगा, सारी ये कंस्ट्रक्शन आपको समझ आ गई, ये आपको सारी कंस्ट्रक्शन मौजूद है। ठीक है, ये आपकी कंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर में ऐसा होगा, जब यहां से मैग्नेटिक फील्ड, सुनिएगा अभी बात सारी क्लोज हो रही है, जब यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरना शुरू होंगी तो कॉइल रोटेट होना, जब कॉइल रोटेट होंगी तो यहां से जो नीचे स्प्रिंग है स्पाइरल शेप का, ये भी रोटेट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह ट्विस्ट होगा, इसमें क्या पैदा होंगे, ट्विस्ट आएगा, कर्व आएंगे। जैसे आप किस में कर्व आती है, मैग्नेट उसमें स्प्रिंग में, ये ऐसे जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सुनिएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होंगी या खत्म होंगी, जब करंट निकल जाएगा वापस सर्किट में से, तो ये वापस अपनी जगह पे। इस स्प्रिंग का मकसद क्या है, फिर सुन लें। ये जो आपने स्पाइरल शेप का स्प्रिंग लगाया, इसका मकसद ये है, बच्चे बुक पे बहुत ज्यादा लेंथी है, जो चीज मैं आपको लिखवा रहा हूँ बहुत इजी करके लिखवा रहा हूँ। आपकी बुक ग्लोनोमीटर को बहुत ज्यादा डीप लेके जा रही है और ये बहुत लेंथी लेक्चर लोग इसको समझाते हैं। मेरी बात समझ जाए, आपको 5 मिनट में टॉपिक क्लोज करूँ। सुनिएगा क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरना शुरू हुई, कॉइल ने रोटेट करना, कॉइल ऊपर से रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट हुई, ये स्पाइरल भी रोटेट। जब स्पाइरल ट्विस्ट हुआ, रोटेट हुआ और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर होगी, आपकी गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो कर दी कि यार इस पे करंट पाया जा रहा है। ऐसे ही है। लेकिन थोड़ी देर बाद करंट खत्म हो गया सर्किट में से, तो ये स्पाइरल का फायदा ये था कि स्पाइरल वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। जो ट्विस्ट हो गया इधर गई थी, ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, करंट खत्म हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर की सुई वापस अपनी जगह पे। ऐसे ही है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसा है, एक इसमें फोर्स जो सबसे पहले है ना, आपके पास दो तरह की फोर्स है। आप मैथमेटिकल फॉर्म पे जा रहे हैं। एक आपका जो कपल प्रोड्यूस हो रहा है, डिफ्लेक्टिंग कपल, डिफ्लेक्ट कौन सा, ये ट्विस्ट हो रही है जो, ये इसको कहते हैं हम डिफ्लेक्टिंग कपल। और ये किसकी इक्वल होता है, NiA, ये आपको पढ़ा के आ गया, NiAB। डिफ्लेक्टिंग कपल किसकी इक्वल होता है, NiAB। और यहां पे एक और कपल भी प्रोड्यूस होगा, रीस्टोरिंग कपल। बच्चे रीस्टोरिंग कपल क्या चीज है, मैंने आपको बताया स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होती है। इसी तरह जब ये स्प्रिंग ट्विस्ट होकर इधर पहुंचा, करंट खत्म हुआ, तो इसमें एक फोर्स पैदा हुई थी और वो वापस अपनी जगह पे आएगा, उसको हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग कपल। रीस्टोरिंग कपल किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बच्चे आप लिख लें, रीस्टोरिंग कपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा का मतलब है एंगल, कि
उतनी बड़ी डिफ्लेक्शन शो करेगा जितनी ये जो है ना ट्विस्ट किस में आएगी, स्प्रिंग में। जितनी ज्यादा स्प्रिंग में ट्विस्ट आएगी इतना गलवानोमीटर ज्यादा डिफ्लेक्शन, जितनी कम ट्विस्ट आएगी उतना गलवानोमीटर कम डिफ्लेक्शन शो करेगा। डेट मीन की जो रीस्टोरिंग कपल है ना, ये आपका किस पे डिपेंड करती है, थीटा पे, एंगल पे। जो एंगल बन रहा है किसका, रीस्टोरिंग कपल का, और यही ऊपर से गलवानोमीटर की सुई भी आपको शो करेगी। यहां तक कोई मसला। डिफ्लेक्टिंग कपल फिर सुन लें, वो कपल जब ये आपकी जो स्प्रिंग शेप ट्विस्ट लगे, स्पाइरल लगा हुआ है, डिफ्लेक्टिंग कपल वो जो जब ये यहाँ पे उठ के यहाँ पे चलेगी, ठीक है। एक और इसकी मिसाल है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास मोबाइल है ना, ये आपके पास अभी कॉपर ऐसे ये पड़ी हुई है, जिस वक्त यहां से करंट पास हुआ ये उठ के इस जगह पे आ गई, इसमें अभी छिकाव है, खिंचाव पैदा हुआ है। जैसे आपने देखा इलास्टिक को खींचे, उसमें खिंचाव रहता है, वापस छोड़े तो वापस वो अपनी जगह पे आ जाती है। अभी इसमें खिंचाव आया हुआ है, यहाँ पे कौन सी कपल होगी, डिफ्लेक्टिंग कपल। जब यहाँ से करंट वापस निकल जाएगा तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, रीस्टोरिंग। उसमें रीस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस हो चुकी हुई है। अब मैं लिखूंगा रीस्टोरिंग कपल, आर कपल इज इक्वल्स टू सी इंटू थीटा। मैंने इसको कांस्टेंट के इक्वल कर दिया, आर कपल विच इज इक्वल टू सी थीटा। समझ आ गई बात की यहां तक। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास दो इक्वेशन मौजूद है, एक इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दूंगा, क्योंकि रिस्टोरिंग कपल डिफ्लेक्टिंग कपल के बराबर हो जाएगा, उतनी ही डिफ्लेक्टिंग होगी जितनी बाद में रिस्टोरिंग हो जाएगी। तो दैट्स मीन एन आई ए बी इज इक्वल्स टू सी थीटा। और आपने करंट निकालना है तो आई आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, सी ओवर एन ए बी इंटू थीटा। इसको उतार ले अपने पास, आपके पास आई किसकी इक्वल आ जाएगा, सुनिएगा इधर देखें, एन आई ए बी विच इज इक्वल टू सी थीटा। आपने आई निकाल लेना, मैं यहां से आई निकाल देता हूं, एन ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड करा दूंगा। अगर मैं कहूं बच्चे ये सारी बात क्या है, कांस्टेंट है, एन ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड करा दूंगा। अगर मैं कहूं बच्चे ये सारी बात क्या है, कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, दैट मीन कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। मानते हैं इस बात को। इसका क्या मतलब होगा, करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, थीटा के। जितना एंगल बढ़ेगा, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन बता रहा हूं, जितना एंगल बढ़ेगा उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा, जितना एंगल कम होगा उतना करंट। ये अगर मैं बोल दूं कि ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। समझ आ गई बात की। अब देखें आपकी बुक एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करिए, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कौन से गैल्वेनोमीटर होते हैं बच्चे, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर उन गैल्वेनोमीटर्स को कहा जाता है जो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर देते हैं। किसको, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को। आप अपना मोबाइल लेके जाते हैं अक्सर ना दुकानदार के पास, आपका मोबाइल खराब हो तो वो उसकी ऐसी चेक करता है, उसके साथ गैल्वेनोमीटर लगाता है, एक साइड पे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स को देखता है और वो फौरन डिफ्लेक्शन शो कर देते हैं। आप अपने मोबाइल की बैटरी कभी अपनी जुबान के साथ लगाएं तो आपको महसूस होता है यार इसमें अर्थ क्रिएट हो रहा है। दैट मीन्स के एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है, लेकिन आम गैल्वेनोमीटर में यह सलाहियत नहीं है। आम गैल्वेनोमीटर में यह सलाहियत नहीं है कि वो करंट को, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर में या आम गैल्वेनोमीटर में सलाहियत नहीं है कि वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को फाइंड आउट कर सके। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर क्या चीज होती है बच्चे, इधर से मैं इसको सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बता सकता हूं, मेरी बात पे बच्चे गौर करें। अगर मैं कह दूं, शेर याद आ गया, अगर तुम कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, कहता है अगर मैं कह दूं कि आई इज इक्वल्स टू सी ओवर एन ए बी इंटू थीटा, मैं अगर कह दूं कि ये जो मेरे पास, सुनिएगा बच्चे, अगर मैं ये कहूं कि जो मेरे पास करंट है ना वो क्या है, कांस्टेंट, वो क्या है। अगर दो चीजों का प्रोडक्ट, सुनिएगा, अगर दो चीजों का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, कांस्टेंट के इक्वल, दैट मींस कि वो चीजें आपस में क्या होती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात बता के आ चुका हूं। मिसाल के तौर पे करंट मेरे पास कांस्टेंट है, मैं बोलूं करंट किसके इक्वल है, किसी कांस्टेंट के इक्वल, दैट मींस कि आपके पास थीटा और इसमें क्या ताल्लुक है, डायरेक्टली ये अगर बढ़ रहा है तो ये फिर कम हो रहा है। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं
सेंसिटिव गलवानोमीटर के लिए मुझे थीटा को इंक्रीज करना पड़ेगा, थीटा को बढ़ाना पड़ेगा। तो थीटा बनाने के लिए या तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कर सकता हूं, या तो मैं एरिया ज्यादा कर सकता हूं, ठीक है, या तो मैं आपके पास मैग्नेटिक फील्ड को, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा नहीं किया जा सकता क्योंकि गलवानोमीटर फिर बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। उसके एरिया भी इंक्रीज नहीं किया जा सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को मैं बढ़ा सकता हूं, उसकी स्ट्रेंथ को मैं तेज कर सकता हूं, उसको ज्यादा कर सकता हूं। तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को जब मैं तेज करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा, लिख लीजिए, बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी कैन easily find out the small current। हम आसानी से एक छोटी अमाउंट ऑफ करंट भी निकाल सकेंगे और उस स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को जो चीज मेजर करेगी उसको हम क्या नाम देंगे, सेंसिटिव गलवानोमीटर। ये टर्मिनोलॉजी आपकी बुक इस्तेमाल कर रही है। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लैरिटी पे चला गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इस पूरे चैप्टर के टॉपिक्स में कहूँ कि जो बाकी तो लेक्चर सारे लग चुके हैं, लेकिन अगर हम कहें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो उसमें एक एम्पेयर सर्किट ला है और फिर इसके अलावा चार्ज टू मास रेशियो है। फिर इसके साथ हमारे हमने चार्ज मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ पढ़ा था, और टॉर्क ऑन अ ग्राउंड कैरिंग कॉइल चार्ज, और पांचवा लॉन्ग गलवानोमीटर सबसे अच्छा लॉन्ग इसलिए भी है क्योंकि इसके साथ इसकी कन्वर्जन भी हैं एम मीटर में, वोल्ट मीटर में। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। बहुत Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.